everyone, how are you? I hope you all are studying hard. In this video, we will go over characteristics of fermentation growth. और इन सब चीज़ों से बायोटेक वाले तो बहुत फैमिलियर हैं और जिसने बायो प्रोसेस पढ़ा है उसको ये टॉपिक बहुत इजीली समझ आ जाएगा जैसे ही हम आगे मूव ऑन करेंगे, राइट? तो इसमें हम सबसे पहले समझते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है, राइट? ब्रेक डाउन ऑफ शुगर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है? और ब्रेक डाउन कौन करता है? माइक्रोब्स। पहले हम देखते हैं फर्मेंटेशन में जो फर्मेंट वर्ड है वो आया फेवरे से, जिसका मतलब होता है टू बॉयल। और फर्मेंटेशन प्रोसेस विदाउट हीटिंग और बॉइलिंग भी हो सकता है, बट इसका जस्ट मतलब है टू बॉयल। और ब्रोथ मीन्स लिक्विड, कोई भी लिक्विड जो कंटेन करता है सम इंग्रेडिएंट्स। और फर्मेंटेशन ब्रोथ जो है एक न्यूट्रिएंट मीडियम का टाइप है, राइट? और लिक्विड जो कंटेन करता है सम इंग्रेडिएंट्स लाइक लिक्विड कंटेनिंग सोया और कुछ अदर न्यूट्रिएंट, तो हम उसको बोल देते हैं क्या? सोया ब्रोथ। और फिर जैसे नॉन वेजिटेरियन साइड जाएं तो लिक्विड में सम न्यूट्रिएंट्स के साथ में हम डाल देते हैं बीफ, तो उसको बोल देते हैं हम बीफ ब्रोथ। सो बेसिकली फर्मेंटेशन ब्रोथ एक न्यूट्रिएंट मीडिया है जो कंटेन करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड ग्रोथ फैक्टर्स है और न्यूट्रिएंट्स जो उसको चाहिए होते हैं वो सब, उसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन ब्रोथ, ठीक है? हम कुछ चीज़ें देखेंगे ताकि आपको जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो लिखने के लिए बहुत ईजी हो जाए, राइट? तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है फर्मेंटेशन ब्रोथ की डेफिनेशन, आप लोग देख सकते हैं। फर्मेंटेशन ब्रोथ इज अ न्यूट्रिएंट मीडियम कंटेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ऑल एसेंशियल कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ। तो जब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं जिनसे हमको सारे कैरेक्टरिस्टिक्स वाले पॉइंट्स आप बहुत ज़्यादा बना पाएंगे। लिटरली अगर आप यही कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेंगे ना तो आपको आगे पूरा वो मतलब एक ही बार में समझ में आ जाएगा और आपको कुछ ज़्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, राइट? सबसे पहले हम जब भी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो मीडिया कंपोजिशन यानी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या है, उनकी बात करते हैं। अब देखिए आप कोई भी ऑर्गेनिज्म है ना, उसको उसके सर्वाइवल के लिए बेसिकली जो चीज़ें चाहिए वही मीडिया में हमको डालनी है। लाइक वाटर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हमको चाहिए, राइट? मीडिया बनाने के लिए तो ऑर्गेनिक सोलवेंट या वाटर या फिर कोई और अदर सोलवेंट तो ऐसे भी चाहिए, राइट? ठीक है। कार्बन सोर्स हमको उसकी ग्रोथ के लिए चाहिए, नाइट्रोजन सोर्स चाहिए ताकि वो पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स प्रोवाइड करा सके, है ना? और भी चीज़ें जो है नाइट्रोजन सोर्स बेसिकली पर्टिकुलर हम जो भी ले रहे हैं, राइट? मिनरल सॉल्ट्स लाइक इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स जो होते हैं, पोटेशियम के सोल्स हो गए, अमोनियम के सोल्स हो गए, है ना? क्लोराइड सोल्स हो गए, ऐसे वो चाहिए होते हैं, वाइटामिन चाहिए होते हैं, राइट? अब हम बात करेंगे केमिकल इन्वायरमेंट। अब हमारा हमने ब्रॉथ रखा है, जैसे हम ये बताइए जैसे हमने मिल्क रख दिया ऐसे रूम टेम्परेचर पे, अब ठंड है एक दिन रखा है तो इट्स ओके, बट शाम तक अगर उसकी केमिकल कंडीशन, केमिकल इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है यानी उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं वो उसका पीएच एंड ऑल एवरीथिंग चेंज कर रहा है, तो उससे क्या हो जाता है? दूध खराब हो जाता है ना, स्पॉइल हो जाता है, ठीक है? ऐसे ही केमिकल इन्वायरमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसमें? फर्मेंटेशन ग्रोथ में। अगर उसकी पीएच चेंज हो रहा है, राइट? अब क्या होता है जब फर्मेंटेशन हो रहा होता है तो CO2 गैस जो है इनकॉर्पोरेट हो जाती है ना मॉलिक्यूल्स के अंदर, उसकी जो है वॉल्यूम बढ़ा देती है ना? उसी से फॉर्मिंग बनती है, राइट? तो ये सब हो जाता है, तो ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसमें? फर्मेंटेशन में, फर्मेंटेशन ग्रोथ पे। अब फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर और टाइम, अब उसका इंक्यूबेशन टाइम, फर्मेंटेशन ग्रोथ का इंक्यूबेशन टाइम अगर बढ़ा दे रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपके जो एंड प्रोडक्ट है वो सीधा सीधा उसको अफेक्ट करेगा, राइट? बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट लाइक स्टेराइल इन्वायरमेंट यानी कंटामिनेशन को रिमूव करके रखना है। अगर आपका फर्मेंटेशन ब्रोथ कंटामिनेट हो चुका है, बाहर से उसमें कुछ भी अनडिजायर्ड मॉलिक्यूल्स आ गए हैं, राइट? तो उसमें क्या है, वो ग्रो करेंगे, मतलब हमको जो डिजायर्ड प्रोडक्ट ग्रो कराना था, जो भी माइक्रोब उसमें ग्रो कराना था, उससे ज़्यादा जितना भी न्यूट्रिएंट है वो कौन कंज्यूम कर रहा है? कोई भी अदर, राइट? उसके बाद एडिशन ऑफ प्रीकर्सर। प्रीकर्सर हम क्यों ऐड करते हैं?
अपने यील्ड को बढ़ाने के लिए, राइट। और रिप्रेसर हम क्यों करेंगे कि कोई भी जो अनडिजायर्ड सेल है उसके अंदर वो ग्रो ना करे, ठीक है। और जो पर्टिकुलर सेल टारगेट जिसको हमने किया है वही उसी की पर्टिकुलर ग्रोथ हो, ठीक है। अब हम जब एंड प्रोडक्ट की बात करते हैं तो वहां पे बात आती है माइक्रोबियल सेल की, राइट। अब माइक्रोब्स तो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं ना, बैक्टीरिया हो सकते हैं, एल्गी हो सकते हैं, फंगस। अब उसके अंदर भी इतनी वेराइटीज होती है। अब हमको क्या एंड प्रोडक्ट चाहिए उसके बेसिस पे माइक्रोबियल सेल जो है यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है टॉक्सिसिटी। अब हम फर्मेंटेशन ब्रोथ जो हमने यूज किया है, कुछ कंडीशंस, कुछ इन्वायरमेंट और केमिकल कंडीशंस उसको ऐसी मिल जाती हैं कि वो टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करने लगता है, तो हमको वो करने से रोकना है, राइट। और सिलेक्टिव एजेंट्स हम कुछ यूज करते हैं। और एक ये भी है कि टाइप ऑफ फर्मेंटेशन, यानी सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन करा रहे हैं या लिक्विड स्टेट फर्मेंटेशन करा रहे हैं, तो उसके बेसिस पे हम एजेंट सिलेक्ट करते हैं, राइट। जैसे सॉलिडिफाई करने के लिए हम अगार अगार ले लेते हैं, राइट। तो अब देखिए, अब जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है ना वो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाने वाली है। द मीडिया यूज फॉर फर्मेंटेशन शुड कंटेन ऑल एसेंशियल एलिमेंट्स। ऑल एसेंशियल एलिमेंट्स आपने अभी पीछे देखा, कार्बन सोर्स, नाइट्रोजन सोर्स, मिनरल्स, वाइटामिन्स, है ना, इनऑर्गेनिक सोर्स एक्सेट्रा, राइट। उसके बाद मीडियम शुड बी डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट यू वांट। अभी हमने बताया कि जैसा भी आपको एंड प्रोडक्ट चाहिए वैसा ही आप क्या है माइक्रोबियल सेल ले लीजिएगा, ठीक है। जैसे हमको प्राइमरी मेटाबोलाइट बनाना है, प्राइमरी मेटाबोलाइट के एग्जांपल है एथेनॉल, सिट्रिक एसिड, तो हम उसके लिए क्या लेते हैं, बेसिकली हम यीस्ट जैसे लेते हैं, राइट। Of fermentation media should not affect the physiochemical parameters of fermentation vessels such as temperature, pH, etc. देखिए क्या होता है कि कुछ कंडीशंस चेंज होने की वजह से जो फर्मेंटेशन ब्रोथ है उसका जो पीएच है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी माइक्रोब्स की एक्टिविटी चल रही है, राइट। तो एनर्जी रिलीज हो रही है तो उसकी वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, है ना। तो ऑफ कोर्स वो जो एंड प्रोडक्ट है उसको अफेक्ट करेगा। या फिर उसका पीएच बढ़ जा रहा है, एसिडिक मीडियम हो जा रहा है, जो हमको चाहिए उससे ज़्यादा हो जा रहा है या कम हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है उसमें, राइट, माइक्रोब्स की एक्टिविटी से, तो हमको उसको अवॉइड करना है ना। सिलेक्शन ऑफ डिजायर्ड माइक्रोब अभी हमने बताया। माइक्रोब्स में रिक्वायर एडिशनल कंपोनेंट्स दैट आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ। अब माइक्रोब्स को उसकी ग्रोथ के लिए कुछ ऐसे क्या कंपोनेंट्स रिक्वायर हो सकते हैं जो ना ही तो वो खुद प्रोड्यूस कर रहा है कुछ एसेंशियल, राइट, और ना ही मीडिया ऐसे उसको प्रोसेस के थ्रू मिल पा रहा है, तो हमको वो क्या करना पड़ेगा, वो हमको मीडिया में या फिर फर्मेंटेशन की किसी स्टेज पे इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अब मीडिया के लिए रॉ मटेरियल ऐसा होना चाहिए जो कि इजीली अवेलेबल हो। अब हमको फर्मेंटेशन का हमारा प्रोसेस चल रहा है और हमको बीच में उसका जैसे कुछ भी है ज़्यादा कम करना पड़ रहा है, उसको ऑप्टिमाइज करना पड़ रहा है, पर हमारे पास कुछ है ही नहीं। और ऐसे भी मीडिया के लिए जो है प्रोसेस को इकोनॉमिक्स बनाने के लिए उसकी कॉस्ट भी कम रहनी चाहिए, है ना। प्रोसेस इकोनॉमिक्स अभी हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे, उसके लिए भी जो रॉ मटेरियल है वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए। कंटेमिनेशन को अवॉइड करना है। इतना कंटेमिनेशन जो बायोटेक वाले हैं वो तो स्टार्टिंग से पढ़ते आते हैं कि आपको बढ़िया से पता है, ठीक है। कंटेमिनेशन में हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, अनडिजायर्ड माइक्रोब्स जो ग्रो कर सकते हैं उसकी ग्रोथ को रोक रहे हैं, क्योंकि आपको भी मैंने पीछे बताया ना कि अगर अनडिजायर्ड माइक्रोब ग्रोथ करेंगे तो जो स्टारवेशन की कंडीशन जल्दी आ जाएंगे, यानी जो सेल को लिटरली फीड करना चाहिए, जो लिटरली उस पर फीड करते हैं उनको तो खाना मिलेगा ही नहीं, वो भूखे मर जाएंगे और सारा न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाएगा। तो इससे हमारी क्या है, कॉस्ट बढ़ जाएगी प्रोसेस की, है ना, फर्मेंटेशन की, राइट। प्रिकर्सर्स हम ऐड करते हैं फर्मेंटेशन ब्रोथ में अपने यील्ड को बढ़ाने के लिए, है ना, उसको टूवर्ड्स टारगेट करते हैं एंड प्रोडक्ट के कि वो वही जाए और उससे वही बने, एक्स्ट्रा कुछ भी ना बने। फोमिंग क्या होता है, फोमिंग में जो लिक्विड होता है ना उसमें छोटी छोटी पॉकेट्स होती हैं जिसके अंदर गैस जाके बैठ जाती है, ठीक है, और फोम्स बना देती है। वो फोम्स जैसे ही राइज करने लगते हैं
तो प्रोसेस को वो इंटरफेयर करने लगते हैं। Repressors and inhibitors can be added to control the growth rate at which microbe feed substrate। देखिए इसमें क्या होता है कि अगर हम माइक्रोब्स को ओवरफीड कर रहे हैं, यानी स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, तो बहुत ज़्यादा 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 अगर माइक्रोब लेंगे तो जल्दी से न्यूट्रिएंट क्या है, ख़त्म हो जाएगा, है ना। और वो क्या करेगा, जो प्रोसेस है उसको डाइल्यूट भी कर देगा जल्दी से। और अगर अंडर फीडिंग रहेगा, क्योंकि पहले तो जल्दी से ख़त्म हो गया है ना, एकदम इतना ज़्यादा, और उसके बाद क्या होगा, थोड़ा सा बचा है, तो कुछ जो सेल्स है वो ग्रो ही नहीं करेंगे, राइट, वो स्टार्वेशन हो जाएगा, वो भूखे मर जाएंगे। तो इसलिए इसको रेट एट विच दे आर कंज्यूमिंग द न्यूट्रिएंट्स, उसको भी हमको कंट्रोल करना है। द फर्मेंटेशन मीडिया शुड नॉट प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस और लिटिल वन, मतलब हमको ऑप्टिमाइज करते रहना है, ठीक है। बहुत सारी ना चीज़ें होती हैं उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए, मतलब बहुत लंबा प्रोसेस है कुछ। जैसे अगर हमको फिजिकल कंडीशन लेनी है उसके लिए भी इंस्ट्रूमेंट आते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल आपने पढ़ा होगा बायो प्रोसेस में अगर, तो ठीक है। और ऐसे ही केमिकल्स के लिए आते हैं। और जैसे हमको पीएच देखना है कि कितना है प्रोसेस का, तो कुछ इंडिकेटर्स भी यूज़ किए जाते हैं, पीएच इंडिकेटर्स, है ना, जो कलर चेंज कर देते हैं तो हमको पता चल जाता है कि इसका पीएच कहाँ पे जा रहा है। रिकवरी ऑफ प्रोडक्ट, जो हमारे प्रोडक्ट की रिकवरी है ना, वो फर्मेंटेशन ब्रोथ जितना हम यूज़ कर रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि हाँ, अगर हमने 5 किलो फर्मेंटेशन ब्रोथ को यूज़ किया है, ये जस्ट एग्जांपल के लिए, तो उसमें से 1 किलो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट निकलना ही निकलना है, तो हमको उतना रिकवर करना ही करना है, उसके अकॉर्डिंग हमको फर्मेंटेशन को डिज़ाइन करना ही करना है, फर्मेंटेशन ब्रोथ को, है ना। तो हमारी रिकवरी उतनी होनी चाहिए जितनी हम मान के चल रहे हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा होगी तो ऑफ कोर्स सब लोग खुश हो जाते हैं, है ना, बट अगर कम होगी तो आपकी जो है प्रोसेस की कॉस्ट है बढ़ जाएगी। अब नेक्स्ट टॉपिक जब भी हम पढ़ेंगे प्रोसेस इकोनॉमिक्स, तो हम देखेंगे कि कैसे रॉ मटेरियल को ईजिली अवेलेबल कराया जाए, उसकी जो कॉस्ट है उसको ईजिली अवेलेबल, मतलब चीप में मिल जाए, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें ना यूज़ करें। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम स्मॉल स्केल पे यूज़ कर रहे होते हैं तो हमको ना प्योर प्रोडक्ट लेने होते हैं, तो हमारी जो कॉस्ट है वो खुद ही बढ़ जाती है। और जब हम लार्ज स्केल पे यूज़ कर रहे होते हैं तो हमको एकदम ना प्योर वाले प्रोडक्ट नहीं चाहिए, क्योंकि हम पूरा जो है उसका ऑप्टिमाइजेशन और जो भी उसकी प्रोसेसिंग है वो खुद करके हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट हम निकाल लेंगे। बट हम छोटे से स्मॉल लेवल पे, जैसे लेबोरेटरी लेवल पे ही कर रहे हैं। अब हम इतना तो है नहीं कि कुछ लाएंगे उससे पर्टिकुलर वही चीज़ एक्सट्रैक्ट करेंगे तब जाके एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, तो ऐसे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा और रिजल्ट लेने के लिए हमको पता नहीं महीनों वेट करना पड़ेगा। व्हाटएवर, आई होप आपको समझ आया होगा जितना मैंने बताया। तो आप देखिएगा और सब्सक्राइब शेयर भी करिएगा, प्लीज़ शो सम लव टू Bachik Wali. Bye guys, good night.